नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में आपका स्वागत है। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के प्रति व्यक्त करते हुए। आज कोविड-19 के चलते उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में अंतिम सांस ली। वो 84 वर्ष के थे। उनके पुत्र ने ट्विटर द्वारा ये जानकारी सब तक पहुंचाई, तो शोक संवेदनाओं की श्रृंखला में उनके लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय का संदेश रहा कि ये एक युग का अंत है। भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने उनके योगदान की सराहना की तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि वो एक महान नेता थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मोहन भागवत जी के अनुसार वो राजनीतिक अस्पृश्यता को नहीं मानते थे। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी भारत को अपनी सेवाएं दी और उनकी क्षति एक बहुत बड़ी क्षति है। बड़े कद्दावर नेता थे। उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा सा साहित्य के गलियारे से होकर जब गुजर रहा है, तो हम भारत के एक जाने माने गीतकार को भी याद करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे एक ऐसी पहल के बारे में कुछ खास प्रेरणादायी जानकारी हमारे मित्र अनूप भार्गव जी की उपस्थिति में बात करेंगे कविता पाठशाला की भी। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं स्वागत अनूप जी का ही कर रहा हूँ। अनूप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज के इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रही हैं प्रांजलि जी। हिंदी प्रोफेसर हैं आप और सिएटल से आप जुड़ रहे हैं। प्रांजलि जी कुछ देर में आपको दिखाई देंगी और नमन है आपको। प्रांजलि जी स्वागत है। सैन फ्रांसिस्को से। और ये एस जो शब्द है उसका अपना एक महत्व है और उस एस को लेते हुए जब हम पिछला वाला नाम का अंश शुक्ला लेते हैं तो अभिनव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव जी आपका स्वागत है। नमन है। नमस्कार सभी को। तो अब हम सब लोग आदी हो गए हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस संवाद करें और इस तरह से हम दूरियों को पाट देते हैं। पर ये दूरियां पाटने की दिशा में दिलों की दूरियां कम करने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य गीतकार करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अंग्रेज़ी में हम कहते रहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो प्रांजलि जी आप ही से प्रारंभ करना चाहेंगे। और कवि शैलेंद्र जी, अगर हम उनके आयु की तरफ ध्यान दें तो उन्होंने कम बरस हमारा साथ दिया अपने शरीर रूप में, पर गीतों के द्वारा वो अब तक हमारे साथ हैं। उनको गए मतलब 50 से अधिक बरस हो गए हैं। 1966 में वो हमारे बीच नहीं रहे थे। उनका एक गीत, उनकी ये दो पंक्तियां खास करके मैं आप याद करते हुए आपकी तरफ बढ़ूंगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर। तो प्रांजलि जी आप जब उनके गीतों को सुनती हैं क्या कुछ खास बातें आपके मन में उभरती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि शैलेंद्र जी से जुड़ी कोई चीज़ है और आप मुझे उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, तो ये मेरा भाग्य है। और जहाँ तक शैलेंद्र जी की बात आती है, तो जैसे कि आपने शुरुआत की कि मेरे लिए वो एक फिल्म लिरिसिस्ट ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार और एक कवि हैं। तो जब उनके गीतों की बात आती है तो जो आपने कहा कि ज़मीं पर स्वर्ग, तो उन्होंने न केवल अपने लिए पर हम सबके लिए अपने शब्दों के माध्यम से, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी फिलॉसफी के माध्यम से एक स्वर्ग ही बनाया और हम आज तक उनके हर गीत को, हर बोल को याद करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि उनका जीवन छोटा था लेकिन उनके साहित्य की वजह से, उनकी कविताओं की वजह से वो आज भी जीवित है और वो अमर है। जो हम कहते हैं ना अमर होना, तो अपने जिंदगी से नहीं पर अपनी कृतियों से अमर होना जो कहते हैं वो शैलेंद्र जी ने सिद्ध किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात सुनते हुए मन में एक प्रकार का रोमांच सा जाग जाता है। जो शख्स सिर्फ 43 बरस के आसपास रहा, 1966 के बाद से वो हमारे बीच में नहीं है, पर हम में से ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने
ये गीत ना सुना होगा कि दिल का हाल सुने दिल वाला। और दिल की बात करने वाले अभिनव शुक्ला जी, आपकी तरफ जब शैलेंद्र जी की स्मृतियों के साथ मैं बढ़ रहा हूँ, तो कहीं आपको ऐसा लगा है कि आप गीत भी लिखते हैं और शैलेंद्र ने कहीं ना कहीं आपको अचेतन में कुछ गुदगुदाया हो, कुछ प्रेरणा दी हो? शैलेंद्र जी के गीत जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक के कैनवस को बहुत सरल शब्दों में समेटते हैं। मैं छोटा था तो एक गीत गाता था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, वो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ था। फिर होठों पे सच्चाई रहती है, दिन ढल जाए, एक एक गीत जैसे मोती की तरह पिरोया हुआ गीत था। ब्रिजभूषण तिवारी जी ने एक पुस्तक लिखी है बहुत अच्छी, गीतों का जादूगर शैलेंद्र जी पर। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि शैलेंद्र जी मूल रूप से फिल्मों में आने के लिए नहीं लिखते थे, वो एक क्रांतिकारी कवि थे। वो आम लोगों से जुड़े हुए और आम लोगों की पीड़ा गाने वाले कवि थे और एक रेलवे यार्ड में काम करते थे। और किस प्रकार राज कपूर उनको खींच कर फिल्मों के लिए लेकर आए और ये किस तरह का संघर्ष रहा और उसके बाद उन दोनों के बीच में कैसा प्रेम का और मित्रता का एक ऐसा भाव स्थापित हुआ कि राज कपूर के लिए शैलेंद्र जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ लिखा। एक फिल्म आई थी जिस देश में गंगा बहती है, उसके जो गीत है, एक एक गीत अपने अंदर बिंब समेटे हुए हैं। जैसा प्रांजलि जी ने कहा कि वो साहित्य की रचना करते थे, वो डायरेक्टर की उंगलियों पर नाचने वाले लिरिसिस्ट होने की बजाय वो शब्दों को अपनी उंगलियों पर ऐसे नचाते थे कि डायरेक्टर भी नाचने लगता था, फिल्म भी नाचने लगती थी और गीत आज तक हमारी जबान पर आकर रुक जाते हैं। क्या तो बात बहुत कही सुंदर आपने, सुंदर संस्मरण है शैलेंद्र जी के। बहुत सुंदर आपने कहा अभिनव जी। और कई उनके ऐसे गीत हैं जिनमें दार्शनिक पक्ष इतनी सरलता के साथ में तरलता से प्रवाहित होता है, जैसे कि मुसाफिर जाएगा कहाँ। ये गीत एस.डी. बर्मन साहब की आवाज़ में अब भी हमारे कानों में गूंजता है। और इसी तरह से अगर राज कपूर जी की C420 लें तो जो जूता जापान का है मेरा जूता है जापानी, वो भी आ जाता है। और अनूप जी, ऐसा कभी लगता है कि आप उनके गीत गुनगुनाते ज़रूर होंगे, तो कोई ऐसा गीत जो आप बिना गुनगुनाए बताएं कि आप जो गुनगुनाना पसंद करते हैं शैलेंद्र जी का लिखा हुआ? जब शैलेंद्र जी की बात आती है तो सरलता जो शब्दों की है वो सबसे पहले सामने आती है। और अभिनव ने कुछ गीत बताए, प्रांजलि ने बताए। एक गीत मुझे जो याद आ रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, जहाँ हाथी है ना घोड़ा है। अब देखिए कितनी सरलता से उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। तो मुझे याद आ रहा है, गुलजार साहब ने एक वक्तव्य दिया था 2008 के विश्व हिंदी सम्मेलन में न्यूयॉर्क में, जब वो आए थे, और उन्होंने फिल्मों में गीतकारों की जब बात की तो बहुत से अमर गीतकार हुए हैं फिल्मों में, लेकिन उन्होंने जो दो गीतकारों को उन्होंने रेखांकित किया वो थे शैलेंद्र और साहिर। तो मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता कि अगर हमें दो गीतकारों को चुनना है तो साहिर और शैलेंद्र, जो अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी विधा में सरताज पे थे। तो इस सरताज वाली बात को लेते हुए शैलेंद्र जी ने गाइड के भी गीत लिखे जो भी हमारी स्मृतियों का हिस्सा है। और बल्कि ऐसा विश्वास ही नहीं होता है कि उनको गए इतना समय हो गया है, क्योंकि वो हमारे बीच बिल्कुल जीते जागते हैं, ऐसा उनके गीतों, उनके शब्दों से लगता है। और जैसा प्रांजलि जी ने कहा था कि किस तरह से शब्द जो हैं वो शाश्वत हैं, इसका परिचय गीतों के माध्यम से जब मिलता है। और ऐसा लगता है कि शैलेंद्र अभी हमारे आसपास ही होंगे, और चाहे गीत वो हो मेरे माझी अब की बार ले चल पार। और प्रांजलि जी, आप हम चारों में ये अधिकार रखती हैं कि आप उनका कोई गीत गुनगुनाना चाहें, और साथ में ये बताएं कि कभी ऐसा कोई क्षण रहता है कि कोई गीत याद आ जाने से हमें अंदर से कुछ बल मिल जाता हो, ऐसा लगता है, ऐसा कोई गीत है शैलेंद्र जी का आपके लिए? जी, बिल्कुल।
मतलब शैलेंद्र जी के गीतों में से एक कोई गाना चुन पाना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब जब मैं कभी ऐसा महसूस करती हूँ कि आगे अंधेरा है या थोड़ा सा दिल डूब रहा है, तो मेरे लिए एक गाना है, और वो है, आपने बात की गाइड की, तो कांटों से खींच के आंचल, और उसमें एक छोटी सी लाइन है, आप देखेंगे, तय कर लिया। तो आप हर गाने में देखेंगे तो एक लाइन आती है कि जहां आपको लोग नहीं बता रहे, आप खुद तय कर रहे हैं, परिस्थितियां नहीं बदली हैं, मैंने तय कर लिया कि मैं कांटों से खींच के आंचल जा रही हूँ अब। और घुंघरू बांध के भी उस बंधन में इतनी मुक्ति है। तो मेरे लिए, मैंने जब कभी किसी स्ट्रांग लेडी को देखा है या मुझे कभी स्ट्रांग होने का ऐसा लगा है कि नहीं, ये पल हारने का नहीं, जीतने का है, तो मैं बस गुनगुनाती हूँ। मैं यहाँ तो नहीं गा सकती क्योंकि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन वो मेरे वो तो आप पसंदीदा इसलिए कह रहे गानों हो कि में आप से। हम सबको सुना नहीं है, आप गुनगुना सकती हैं। आप गुनगुना सकती हैं। नहीं नहीं इतनी दृष्टता तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब एक गाना है, कांटों से खींच के आंचल। ये बिल्कुल सही है। और इसी फिल्म का एक गीत था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने यही का यही इरादा गाना है। है। तो यही वही यही जो गाना ये मैं जो, कह रही हूँ, अशोक जी, ये वही गाना है अच्छा, कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, उसी आज में फिर लाइन कांटों है से, कि कांटों से बिल्कुल। खींच के वो आंचल। आप जी आगे मैं चली गई, मैं पहले आ गया, कहूँगा मुखड़े पे आ गया मैं। तो वुमेन स्लिप पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये पूरा गाना जो है अपने आप में एक। जी, तो अभिनव जी, ये शैलेंद्र जी के बारे में एक और बात आपसे सुनने के बाद में मैं अपने दर्शकों को ये शुभ सूचना देना चाहूँगा कि हमें से प्रत्येक मनुष्य कवि है, हमें से प्रत्येक मनुष्य कलाकार है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। कुछ में ये भाव अधिक मुखरित होता है, कुछ में कम मुखरित होता है। पर यदि आप में से कुछ लोग लिखना चाहते हैं, विशेषकर कविता लिखना चाहते हैं, आपके अंदर कहीं कविता आपको थपथपाती है, तो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपका हाथ थामने वाले कवियों का, शब्द साधकों का एक समूह है, जिसको अनूप जी ने कैसे जोड़ा है उसके बारे में हम उनसे सुनेंगे। पर उसके पहले फिर एक बार अभिनव जी, आप शैलेंद्र जी को साथ लेते हुए जो गीत की विधा है, इसमें भी आप लिखते हैं, आप गज़लें भी लिखते हैं, तो गीत की क्या विशेषता आप मानते हैं, ये भी बताएं। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि शैलेंद्र जी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत मजेदार किस्सा है, वो आपको सुनाते हैं। क्या है कि राज कपूर शैलेंद्र जी को लेकर ख्वाजा अहमद अब्बास के पास एक फिल्म की कहानी सुनने के लिए गए। तो ख्वाजा अहमद अब्बास जो है, उन्होंने शैलेंद्र जी को नोटिस नहीं किया और उन्होंने 2.5 घंटे तक फिल्म की कहानी सुनाई। तो राज कपूर जी ने फिर शैलेंद्र जी की तरफ देखा और कहा, कविराज क्या लगता है? तो शैलेंद्र जी ने एक पंक्ति कही कि गर्दिश में था आसमान का तारा था। और ख्वाजा अहमद अब्बास की आंखें फटी रह गई कि जो 2.5 घंटे की कहानी इन्होंने एक पंक्ति में बांध दी। तो गीत की खूबी ये होती है कि वो पूरे जीवन को एक पंक्ति में समेटने की शक्ति रखता है। कबीरदास की पंक्ति है कि अकथ कहानी प्रेम की कहत कही ना जाए, और गूंगे केरी सरकरा बैठा ही मुस्काए। क्या बात। तो शैलेंद्र जी के गीतों में वो जो गूंगे की शर्करा वाली बात है कि किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ मिल गया है और वो खा रहा है और खुश हो रहा है, तो शैलेंद्र जी के गीत जो है वो किसी दुखी मन को मिल जाते हैं तो वो प्राप्त करके उसी तरह की खुशी को महसूस करता है। किसी प्रसन्न मन को मिल जाते हैं, जैसे प्रांजलि जी कह रही थी कि जब कभी कोई संघर्ष की स्थिति होती है तो वो गीत सुन के उनको बड़ी शक्ति मिलती है। मैं एक गीत और आपको मजेदार बताना चाहूंगा। शैलेंद्र जी ने, शिव जी के विवाह पर अनेक गीत लिखे गए हैं और लोक संस्कृति में अनेक गीत गाए जाते हैं, पर एक गीत जो शैलेंद्र जी ने लिखा और लोक भाषा का उसमें प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया उन्होंने, वो था शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, मुनीम जी फिल्म का। अरे वाह। मैं चाहूंगा कि जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे जाकर इस कार्यक्रम के बाद वो सर्च करें और ये गीत देखें, इसका माधुर्य देखें और इसका लालित्य देखें और इसका रस देखें, तो शिव जी के विवाह पर इतना सुंदर गीत जो है वो मैंने तो दूसरा नहीं सुना है। इसमें इतना आनंद है, जिसमें वो ब्याह का उल्लास भी है और आंखों के आगे चित्र बनते चले जाते हैं। तो गीत के साथ ये जो चीज जुड़ी हुई है कि गीत आपके मन को, आपके हृदय की जो कोमल तंतु हैं उनको स्पर्श करता हुआ चले। शैलेंद्र का हर गीत उस कसौटी पर खरा उतरता है, इसीलिए शैलेंद्र महान है और युगों तक शैलेंद्र के गीत, शैलेंद्र के शब्द गूंजते रहेंगे।
हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस युग में जन्म लिया हमने, जहां हम इतने करीब से शैलेंद्र की गीतों को सुन सके, उन लोगों से मिल सके जिन्होंने शैलेंद्र को देखा है, उन पुस्तकों को पढ़ सके जिसमें शैलेंद्र की स्मृतियां और उनके संस्मरण लिखे हुए हैं। बहुत सुंदर कहा अभिनव जी आपने। और ये मुझे ख्याल नहीं था कि शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है ये, लेकिन इसकी धुन भी बड़ी अच्छी है। शिव जी भी आने चले पालकी सजाए के, इस प्रकार का कुछ है। मैंने एक गुनगुनाने का आनंद तो ले ही लिया। और एक और बात आपके साथ अनूप जी खास करके मैं बांटना चाहूँगा कि शैलेंद्र जी इप्टा में भी रहे। एक्चुअली प्रारंभिक जो काल था उनका, जब वो, जैसे अभिनव जी ने याद दिलाया, वो रेलवे में काम करते थे, वेल्डर के रूप में उन्होंने कुछ समय तक काम वहाँ पे किया है। उनका जन्म तो रावलपिंडी में हुआ था, पर बाद में वो मथुरा आ गए। तो एक प्रकार से जो भक्ति का सघन स्थल है उसका कुछ स्पर्श भी उनके जीवन में रहा। और इप्टा की बात करते हुए जो जो आधुनिक चिंतन का कलात्मक एक दौर था, आंदोलन जैसा, वहाँ से लेके उन्होंने कुछ रोमांटिक गीत भी बड़े खूबसूरत लिखे हैं। उसमें से एक का उल्लेख मैं करते हुए, ये रात भीगी 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 ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे लो चांद प्यारा प्यारा। क्या वाह वाह वाह। तो ये वाह वाह मैंने शैलेंद्र जी के लिए की है, लेकिन इस बात को लेते हुए मैं अनूप जी आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो विषय वस्तु चुनी जाती है कवि द्वारा, वो उसकी रेंज के बारे में बताती है। और शैलेंद्र जी की रेंज भी बहुत वाइड रही थी। इसको लेते हुए एक ये भी बहस चलती रहती थी कि उद्देश्य परक कविता या स्वांत सुखाय कविता, इसके बारे में आप कुछ कहें। और इन सब के बीच में कहाँ आपके मन में आया कि कविता की पाठशाला शुरू की जाए? धन्यवाद अशोक जी। तो मैं सीधे उसी पर आता हूँ, कविता की पाठशाला पर ही, क्योंकि वो आजकल मेरा पैशन कह लीजिए, प्रिय विषय कह लीजिए। तो कविता की पाठशाला का जन्म जो है वो कुछ इस तरह से हुआ। तो मैं आपको कुछ 15 बरस पहले ले आना चाहूँगा, जब हमने शुरू की थी ई कविता का प्रयास हमने शुरू किया था, जो कि आपस में एक दूसरे से कविताओं को बांटने का प्रयास था। तो हम एक दूसरे से ईमेल के माध्यम से कविताओं को एक दूसरे से बांटते थे। अच्छा, तो मैं ऐसे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं ऐसे यूं ही, क्योंकि जिस तरह से शब्दों के प्रयोग होते हैं ना, तो अंग्रेजी में तो हम कहते हैं भाई शेयर करते थे, अब बांटना तो क्या हो जाता है, बांटना बांटना हो जाता है। तो मैंने कहा क्लियर करें, जोड़ने की बात है, बांटने की नहीं है। जी जी जी। तो कविताओं को शेयर करते थे एक दूसरे से। तो उसके बाद अभी जब मुझे ये विचार आया कि कविताओं को एक दूसरे से शेयर करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शेयर करना आपस में केवल एक दूसरे के प्रति वाहवाह क्लब बन जाए तो उससे कोई विशेष हासिल नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कविता की पाठशाला के विचार का जन्म हुआ। तो हमारी कविता की पाठशाला में कोशिश ये है कि हम कविता की हर विधा को सीखने का प्रयास करें। तो इसमें हमने कुछ विशेषज्ञों को अपने साथ में जोड़ा और हम कविता की हर विधा के बारे में एक एक करके हर महीने एक विधा को लेते हैं, और उसमें हमारे जो गुरुजन हैं हमें पहले वो एक पाठ देते हैं, और फिर उस पाठ के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए हम सब नई कविता लिखने का प्रयास करते हैं। तो विशेषज्ञों के नाम भी थोड़े से बता दें जो। हाँ, मैं जरूर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे बीच में हमारे गुरु रहे हैं वो हैं डॉक्टर जगदीश व्योम, वो नोएडा दिल्ली से हैं। और उसके साथ में हमारे साथ रहे अमिताभ त्रिपाठी, हमारे साथ में कमलेश जी ने साथ जुड़े हमारे साथ, और अभी हाल ही में हमारे साथ आनंद पाठक जी जुड़े हैं। और ये हमारे गुरुजन हैं। और जो हमारे साथ टीम है कविता की पाठशाला की, उसमें शार्दुला नौगजा हैं और रेशमा हिंगोरानी हैं हमारे साथ में। बहुत सुंदर। अभिनव जी आपकी मैं सराहना करना चाहूँगा, बल्कि करता हूँ, कर रहा हूँ, चाहूँगा मैं, वजह से मैं आगे कभी करूँ, अभी कर रहा हूँ। और ये सराहना के साथ मैं आपके पास वापस आऊँ, पर पहले प्रांजलि जी आप ये बताएं कि कविता आप अपने साथ लेकर आते हैं या उसको विकसित किया जा सकता है? इन दोनों के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, क्या सोचती हैं?
मुझे किसी भी कला के लिए ऐसा लगता है कि वो आप में होनी चाहिए। आप उसको निखार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। कि अंदर से आप में वो गुण होना चाहिए कि आप चीज़ों को आत्मसात कर सकें, उस दृष्टिकोण से देख सकें, दूसरे का लिखा समझ सकें, खुद लिख सकें, चाहे वो पेंटिंग हो, गाना हो, कविता हो। हाँ, लेकिन सिर्फ़ आप अपने में ही रह के नहीं आगे बढ़ सकते। उसमें ज़रूरी है, जैसे हर चीज़ में कहते हैं ना, गुरु का होना ज़रूरी है। तो एक गुरु है आपका अनुभव, जो आप सीख रहे हैं अपने आप से, और दूसरा है आप निखारेंगे, बढ़ाएँगे, विकसित करेंगे जब आप अच्छे लोगों के संगत में आएँगे, उनसे तालीम लेंगे। तो आना और फिर उसको पक्का करना, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसा सुंदर मेरा आपने विचार कहा, है। और आपने हमें ये याद दिलाया कि एक तो गुरु है अनुभव, और फिर मुझे लगा अब आप कहेंगी दूसरा गुरु है अभिनव। तो अभिनव जी, आप तो साथ हैं ही हैं। तो हिंदी भाषा के साथ में जो अभिव्यक्ति काव्य रस को लेकर होती है और अन्य भाषाओं में, तो आपको क्या लगता है कुछ भेद रहता है? यानी भाषा का जो कवि की अभिव्यक्ति, उसकी संवेदना है, वो जिस तरह से प्रकट होती है, उसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान या स्थान आप मानते हैं, और उस दृष्टि से हिंदी भाषा के बारे में कुछ कहें। जी, बिल्कुल। जैसे हम सब लोग जो हैं, अगर आटा और पानी लेके कोशिश करें और गैस पे तवा चढ़ाकर कोशिश करें तो रोटी बना सकते हैं। हम सबके अंदर ये आर्ट है, हमने अपने घर में देखा है रोटियां बनते हुए। लेकिन हम पतली, फूली फूली और गोल रोटी अगर बनाना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी तरह हम सबके मन में भाव हैं, हम सब कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। कविताओं में भी तरह तरह की, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें छंदों का विधान है, तरह तरह के छंद हैं। दोहा है, हाइकू है, माहिया है, घनाक्षरी छंद है, मनहरण है। मतलब एक एक विस्तृत परंपरा है हमारे पास छंदों की। पर उन छंदों के कुछ नियम है। आप नियमों से खुलकर, नियमों से हटकर भी आप कविता लिख सकते हैं, और वो कविता अच्छी भी हो सकती है। लेकिन जब आप उन नियमों में बंद कर अपने शब्दों को इस प्रकार सजा कर, उस श्रृंखला में ढालकर, उन अलंकारों से सजा कर लिखते हैं, तो आपकी रोटी गोल भी हो जाती है, आपकी रोटी मुलायम भी हो जाती है, आपकी रोटी फूल भी जाती है, और देखने में भी आकर्षक लगती है, स्वाद में तो आकर्षक होती ही है। तो ये काम जो है कि हम रोटी तो खा लेते हैं पर गोल नहीं बेल पाते हैं, ये कविता की पाठशाला हमें सिखाती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, डांट भी पड़ती है गुरुजनों की। लेकिन अंत में जब गोल रोटी दिखती है तो सबके चेहरे पर प्रसन्नता भी आती है। तो गोल रोटी की बात को ले तो भूख भी लग जाती है। पर अभिनव जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको स्मरण होगा कि जैसे आप रामचरितमानस की तरफ जाएं तो दोहे भी हैं, तो सोरठे भी हैं, तो वो और क्या क्या उसमें अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन मैं रसखान जी की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो, जैसे अब अंग्रेजी भाषा में एलिट्रेशन कहते हैं, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द ऐसा। अगर आप कोई छंद का तो उसको कहते हैं, अगर फड़कता हुआ सब परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, आपकी स्मृति में कुछ ऐसी पंक्तियां हों रसखान जी की, या जो आपको स्मरण आए, जिससे कि जो एक लयात्मकता होती है, जो भाषा का प्राण लेकर के और रचनाकार। बिल्कुल, मैं आपको एक सवैया सुनाता हूँ आपको, सुनिए। कि गोपियां जो हैं वो कृष्ण चले गए हैं और उद्धव वहां से पत्र लेकर आए हैं, और वो पत्र फट गया है, गोपियों ने छीना झपटी करी है, और वो पत्र लेकर गोपियां रो रही हैं, और वो कह रही हैं कि कान्हा गए हाय, कान्हा गए हाय, कान्हा सिवा हमें को पहचाने, और प्रेम की फांस ही या अटकी, अरु उद्धव आए गए बहिलाने, ब्रह्म और ज्ञान बखाने लगे, हम तो मुरली धुन ही पहचाने, और बैनन सो समझाने लगे, हम नैनन को जल सो समझाने। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सवैया है, ये जो भाव गोपियों का है, जिसमें पीड़ा भी है और प्रेम भी है, सवैया इन भावों को बहुत अच्छे से व्यक्त करता है। रसखान की पंक्ति है कि छचिहा भर छाछ पे नाच नचा, वाही अहीर की छोहरिया, छचिहा भर छाछ पे नाच नचा में। श्री कृष्ण के लिए वो जो भाव है, वो सवैया छंद जो है बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। तो ये एक उदाहरण था। सवैया छंद के अपने नियम है। इसी प्रकार कुछ वार्णिक छंद होते हैं, कुछ मात्रिक छंद होते हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कविता की पाठशाला .wordpress.com पर जाएं और उसमें जो कार्यशालाएं दी गई हैं उनको देखें
तो इससे वो छंदों से भी परिचित होंगे जो अभी तक हमने किए हैं, और आगे की पाठशालाओं से जुड़ भी सकेंगे और कार्यशालाओं से भी जुड़ सकेंगे, और बहुत आनंद रहेगा। तो अनु जी, आप ये बताएं कि कौन ऐसा है हमारे दर्शकों में से जिसको कविता की पाठशाला .wordpress.com पर जाकर और अधिक परिचय प्राप्त करना चाहिए? आयु वर्ग के हिसाब से कुछ बात है या नहीं? आयु की तो मैं सीमा नहीं लगाऊंगा, जिसको भी कविता में रुचि है। और जैसा कि प्रांजलि ने कहा, अभिनव ने भी कहा कि कविता में दो बातें होती हैं, एक तो उसका शिल्प समझना और दूसरा जो भाव है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम, जहाँ तक भाव का सवाल है, वो तो आपके अंदर ही पैदा होंगे, लेकिन जहाँ तक शिल्प का सवाल है, वहाँ हम आपको वो समझने में आपकी मदद करेंगे। और यही हम लोग पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। हम लोगों ने नवगीत पे बातचीत की, हम लोगों ने हाइकू सीखे, उसके बाद हमने दोहे सीखे, और आजकल हम लोग महैया या टप्पे, जिनको पंजाबी में कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो जिसकी भी कविता में रुचि है, और आयु की कोई सीमा नहीं है। और दूसरा बात हम जो कहते हैं कि कविता को सीखना आनंद होना चाहिए, उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तो हम तनावहीन वातावरण में आनंद के साथ कविता को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो तनाव के बिना आप कविता का आनंद लें। और प्रांजलि जी, जो हिंदी भाषा आप पढ़ाती रही हैं, तो उसमें क्या आनंद आया आपको? तनाव लगता है क्योंकि नए नए सीखने वाले होते हैं? बहुत संक्षेप में बताएं आप। जी, हिंदी भाषा सिखाने का, पढ़ाने का आनंद बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन भारत में हिंदी पढ़ाना आसान कई बार हो जाता है, क्योंकि वहाँ लोग जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो जानते हैं। तो जैसे मैंने ये जो अभी बात की, हमने सोल्ठे की और सवैये की, तो मैंने जब पहली बार अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया था, जो अभी अभिनव जी ने गुनगुनाया, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद शेष व्यास रटे पचिहारी तव पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ। क्या बात है। अब बताइए, आप किसी भारतीय को बोलेंगे तो उसको छाछ पता है, गोपी पता है, माखन चोर कृष्ण पता है। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ाते हैं तो बच्चा कहता है, ओ दैट डूड लाइक्स मिल्क, हाँ गॉट मिल्क, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं है क्या मक्खन है, क्यों चुरा रहा है, कहाँ से छाछ आ रहा है, गोपियों के पीछे क्यों भाग रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा उल्टा पढ़ाना होता है कि पहले संस्कार, संस्कृति, पृष्ठभूमि, वो सब पढ़ा के फिर हम कविता की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में इसका थोड़ा आसान है, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आनंद दोनों जगह है। बहुत धन्यवाद है आपका। तो प्रांजलि जी, भाषा के साथ में जो संस्कार हैं वो जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी कविता में अगर कोई संदर्भ ऐसा आता है जिसके बारे में हमें पता हो, तो उसको समग्रता से हम उसका आनंद ले सकते हैं। और आप सबने हमारे साथ आनंद लिया, और आपके कॉल्स हम ले नहीं पाए क्योंकि बातचीत का जो प्रवाह है वो ऐसा रहा कि उसका ही अपना आनंद बहुत अधिक था। पर मुझे लगता है आप भी हमारे साथ आनंदित हुए होंगे। अभिनव जी का धन्यवाद कितना करूं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं अनूप जी का करूं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रांजलि जी का करूं, ऐसा नहीं करूंगा। आप तीनों का बराबर धन्यवाद है, और हमारे दर्शकों का आप तीनों से और भी अधिक धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत फिर एक बार ये कि शैलेंद्र जी के गीत की रवानी को और अधिक सजगता से आप पहचानेंगे, उसका आनंद लेंगे आज के बाद में, और कविता की पाठशाला से भी आप जुड़ें। पुनः मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। धन्यवाद।